So, hello and welcome to our ASP.NET Web Development course. स्लाइडस्कोप के इस कोर्स में आज हम HTML से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम HTML को पढ़ा था और HTML में जो टैग्स होते हैं उनके मतलब समझे थे। कुछ टैग्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक पेजेस भी रेडी किए थे। अब हमें ये समझना है कि अगर हमें अपने टैग्स को या अपने पेजेस को डिज़ाइन करना है, नॉट जस्ट कि हमको उनका लेआउट तैयार करना है बट उनका डिज़ाइन भी तैयार करना है, तो वो सारा कुछ हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे। तो जैसा हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था, कोई भी वेब पेज होता है, कोई भी वेब पेज वो HTML से क्रिएट होता है और उस वेब पेज का स्ट्रक्चर लगभग ये होता है, जिसमें उस वेब पेज में हेड होता है, यानी कि जो पेज का हेड का कंटेंट है, उस वेब पेज में बॉडी होता है, यानी कि जो कंटेंट हम यूजर्स को दिखाना चाहते हैं। हेड में जो कंटेंट होता है वो मेनली ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये हेड में हम लोग टाइटल और मेटा टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और बॉडी में जो भी हम लोग टैग्स लिखते हैं वो सारे हम लोग यूजर्स को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बॉडी में लिखा तो जो है हम लोग कुछ भी जो लिखेंगे तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नया पेज यहाँ पे बनाते हैं, और इस पेज को हम लोग सेव कर लेते हैं एज design.html। तो एक वेब पेज जो हमने सेव किया वो design.html नाम से सेव कर लिया। और एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जो हमारा .NET बैच वाला जो हमने फोल्डर बनाया है जिसमें हमारी सारा प्रोग्रामिंग चल रही है, सो इस फोल्डर में हमने CSS नाम का एक सब फोल्डर बना लिया था। सो आज हम जब CSS को डिस्कस करेंगे तो इस फोल्डर का भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस पेज में हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या लेट्स से आप एक बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, समथिंग लाइक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म। ओके, और ये जो आपका टाइटल है ये आपका पेज का टाइटल बन जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाट इज CSS। ओके, अगर हम गूगल में सर्च करते हैं स्लाइड स्कोप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक टाइटल, ये मेरा होम पेज है, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग पेज है, ये मेरा डेटा एनालिसिस पेज है। मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैंने उनके टाइटल वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो हम अपने HTML के हेड में टाइटल टैग लिखते हैं वो टैग सर्च इंजन भी पढ़ते हैं। सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं, यानी एक तरह के प्रोग्राम्स, रोबोट्स, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, वो इन टाइटल को ही पढ़ते हैं और अपने डेटाबेस में इसे स्टोर करते हैं। इससे अगर कोई आगे चल के ये सर्च करेगा ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म, तो हमारे इस पेज के सर्च रिजल्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑल्दो एज अ डेवलपर आपको इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट आप SEO फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाएं, इसीलिए आपके वेब पेज का जो टाइटल टैग होता है वो टैग एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर जानकारी लिखी होनी चाहिए। नाउ अब अब अगर हम इस पेज का यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस पेज को देखते हैं, तो आप देखेंगे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर ये जो SEO टाइटल है वो हमारे पेज के हेड में आने लग गया। तो ये टॉप में जो है ये पेज का हेड है, और ये जो ब्लैक कैनवस दिखाई दे रहा है ये पेज की बॉडी है। सो हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा
कि हेड और बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नाउ इस बॉडी में सपोज कीजिए मैंने एक H2 नाम से हेडिंग दी, ठीक है। H1 हमारी प्राइमरी हेडिंग होती है और जो हमारा मेन फोकस्ड कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस टॉप रिजल्ट्स में नजर आए गूगल पे, वही मोस्टली हम लोग H1 में भी लिखते हैं या उससे मिलता जुलता कीवर्ड H1 में हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया और ये हमारा पैराग्राफ होता है। ये पैराग्राफ है। पी पी मतलब पैराग्राफ, एच मतलब हेडिंग, ठीक है। तो एच मतलब हेडिंग, पी मतलब पैराग्राफ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वी आर द बेस्ट, वी आर लीडिंग बिजनेस कंसल्टिंग फर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से और वो सब हम लिखते जाएंगे कंटेंट। तो जब हम ये दोनों चीज़ें लिखेंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे एकदम प्लेन बैकग्राउंड पे ये चीज़ें दिखाई देने लग गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है इसका बैकग्राउंड कलर बदल जाए। तो एक मैं यहाँ पे कोड लिख के दिखाता हूँ। हमने लिखा बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर और हमने कह दिया ब्लू, ठीक है। ये एक हमने सिंपल सा यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये जो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू हमने लिख दिया, ये हो गया हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर। जैसे ही हम इसको लोड करेंगे ये पूरा ब्लू बन गया, गंदा सा ब्लू बन गया। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं श्याम, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ कोड्स मैं दे दूंगा आपको। तो ये एक सियान कलर आ गया, ठीक है। जब कभी आप लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं या वेबसाइट के पेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं, सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग कलर, अलग अलग इमेज देनी रहती है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ये भी नेक्स्ट क्लास जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होती है, तो उसमें अभी शिवम ज्वाइंट है, तो ये हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे इस ओवरऑल पेज में, ओके, इस ओवरऑल पेज में कई सेक्शंस हैं, सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देख रहे हैं कि हर सेक्शन का कलर अलग अलग है। कुछ सेक्शन में बैकग्राउंड में हम लोगों ने कोई इमेजेस को दिया हुआ है, कुछ सेक्शन में बैकग्राउंड में हम लोगों ने आ, जो है वाइट कलर दिया हुआ है, कुछ सेक्शन में ब्लू कलर दिया है एंड सो ऑन, ओके। अब मान लीजिए हमको ऐसा ही कुछ अपने इस वेब पेज पे करना है जो हमने यहाँ पे किया। तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे CSS। CSS क्या होता है, आज का टॉपिक यही है, व्हाट इज CSS, ओके। सो CSS जो होता है इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर बहुत सारे आप लोग जो है अपने वाइवा के लिए इसे पढ़ रहे हैं, सो जितने भी लोग वाइवा के लिए पढ़ रहे हैं उनको सब लोग हैं आगे। सो जितने भी लोग वाइवा के लिए पढ़ रहे हैं उनके मैं ये लिंक भी दे दूंगा। सो यहाँ से आप CSS की डेफिनेशन भी जान सकते हैं और CSS करता क्या है वो भी हम अभी सीखेंगे पूरा। सो CSS जो है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स कहलाती है। ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका काम होता है डिस्क्राइब करना प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट HTML या XML में होना चाहिए। अभी आपको HTML पर फोकस करना है। HTML की तरह ही XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। सो XML के बारे में हम अपनी डेटा एनालिसिस की क्लास में ज़्यादा बताते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डेटा, कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर डेटा को सेव कर सकते हैं और वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करेंगे। सो CSS क्या करता है, वो लेआउट कंट्रोल करता है, कलर को कंट्रोल करता है,
फॉन्ट को कंट्रोल करता है और ओवरऑल डिजाइन को कंट्रोल करता है वेब पेज की, और इनेबल करता है डेवलपर्स को विजुअली अपीलिंग और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने में। सो यही सीएसएस है। हमें क्यों सीखना चाहिए सीएसएस को? सीएसएस जो है बहुत एसेंशियल है वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इट सेपरेट्स कंटेंट दैट इज एचटीएमएल फ्रॉम प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हम इस वेब पेज को देखें तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, व्हाट वी डू, कोई कंपनी वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग करती है तो उसने अपना कंटेंट लिख लिया है, पर ये कंटेंट 3 लेयर्स में आ रहा है या 3 कॉलम्स में आ रहा है, ठीक है। अबाउट अस के बाद एक इमेज लगा दी है, कुछ यहाँ पे क्लाइंट के लोगो लगा दिए हैं, इस टाइप से एक इमेज दे दिए, यहाँ से अपने सारे हाईली मोटिवेटेड टीम मेंबर्स के बारे में बता दिया है, सब्सक्राइब का बटन दे देंगे बाद में, सो ऑन। अभी ये पूरी डमी साइट है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड। हम सर्विसेज पेज में अगर चले जाते हैं तो वहां पे भी हमने पूरा कंटेंट लिख रखा है पहले से। सो बेसिकली सीएसएस करती क्या है, वो एचटीएमएल को प्रेजेंटेशन से अलग कर देती है, और इस तरह से जो डिजाइनिंग है वो अलग, कंटेंट जो है वो अलग चला जाता है। सीएसएस के थ्रू हम लोगों को रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी मिल सकती है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम लोग आगे चल के एक नया फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम लोग एक बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क सीखेंगे। बूट स्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ सीएसएस कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है, और हम सिर्फ उन कोड्स का इस्तेमाल करके, उन क्लासेस का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है। अभी इस वेबसाइट को हम लोग देख रहे हैं वेब के ऊपर, यानी डेस्कटॉप ब्राउजर के ऊपर। अगर हमने क्रोम में इंस्पेक्शन टूल यूज किया, सो अब देखिए वही सेम वेबसाइट हमारी इस तरीके से आ गई, उसका मेन्यू ऐसे आने लगा, ठीक है। ये नीचे अगर हम फाइंड आउट हाउ पे क्लिक कर रहे हैं या जो कुछ भी है, ये सारा एक मोबाइल फोन की विड्थ में आ गया, और ये जो कर्सर है अब ये हमारे मोबाइल फोन की टच के को जो है वो करने लगा, कॉपी करने लगा, ठीक है, रेप्लिकेट करने लगा। तो जैसे टच में हम करते हैं ना ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। सो ये मोबाइल जैसा रिस्पॉन्सिव बन गया। और अगर हमने कहा कि मोबाइल को हमने रोटेट कर दिया, सो इसकी विड्थ थोड़ी सी चौड़ी हो गई और ये ऐसे आ गया। हमने कहा कि हम आईफोन की जगह पे आईपैड में देखना चाहते हैं, सो ये दिखने लगा कि हमारी वेबसाइट आईपैड में कैसी दिखाई देगी। इसकी जगह अगर हमने ये बंद कर दिया तो अब वेब में पूरी फुल विड्थ में आ गई। सो ये जो पूरा क्राइटेरिया आपने देखा कि डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट की विड्थ भी एडजस्ट हो रही है, इसे रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और यही रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेक्निक होती है जो कि सीएसएस के थ्रू अचीव हो सकती है, तो वो भी हम सीखेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसलिए बनानी चाहिए ताकि यूज़र चाहे डेस्कटॉप से देख रहा हो वेबसाइट को। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग मोबाइल से अभी ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। सो आप किसी भी डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप विजिट करेंगे तो मोबाइल से विजिट कर रहे हैं तो आपको वो वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज दिखनी चाहिए, और अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो डेस्कटॉप से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। सो इससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है, और ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, फास्ट है कि नहीं, ये सारी बातें।
सो ये CSS का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आप कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हैं और एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है। अभी हम सीखेंगे कैसे। इसके की फीचर्स होते हैं कास्केडिंग रूल्स, मीनिंग स्टाइल अप्लाइड लेटर कैन ओवरराइड अर्लियर वंस, ये अभी हम आगे समझेंगे। सेलेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। CSS प्रोवाइड्स पावरफुल सेलेक्टर्स टू टारगेट HTML एलिमेंट्स प्रिसाइजली। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमने ऑलरेडी पढ़ ली। और CSS में एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब तो चलिए हम सीखेंगे। आज की क्लास में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि CSS लिखने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, CSS लिखने के 3 मेजर तरीके हैं। इन लाइन CSS, यानी कि जिस HTML टैग को हम स्टाइल देना चाहते हैं, CSS कोड भी हम उसी टैग में लिख दें। इन लाइन CSS। इंटरनल CSS, यानी कि जिस HTML डॉक्यूमेंट में हम CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, उस HTML डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर हम वो स्टाइल या CSS लिख दें। और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम एक सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं जिसको हम अपनी HTML फाइल में लिंक करते हैं और उसमें से वो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटे से पेज पे ये सारी चीजें करके देखेंगे पहले, और तीनों तरीके से करके देखेंगे। Obviously the video will be recorded so you can go back and play one by one and try for yourself. Okay, अब जब हम लोगों ने लिखा बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू, ओके, तो ये जो स्टाइल इज इक्वल टू हमने लिखा, ये जो है हमारी इन लाइन CSS है। ठीक है, दिस इज इन लाइन CSS, क्योंकि हमने उस टैग में ही उस लाइन में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी के लिए हटा देते हैं, मान लीजिए अभी हटा देंगे तो ये कलर हमारा वापस से वाइट हो जाएगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये H1 जो टैग है, इसका कलर जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, इसकी जगह ब्लू आने लगे। वी वांट इट्स कलर टू बी ब्लू। तो हम कैसे लिखेंगे H1, ध्यान से देखिएगा, स्टाइल इज इक्वल टू, और स्टाइल को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये स्टाइल बेसिकली यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, ऐसा फिर से देखते हैं। ऐसे टैग लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, स्पेस दिया, STYLE स्टाइल लिखा, इक्वल टू साइन लगा के डबल कोट्स लगाया। ये डबल कोट्स का मतलब है कि अब हम इसके अंदर CSS लिखने वाले हैं। एंटर किया, अब हमारी CSS लिखने का आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें, बट एज अ बिगनर आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तो बेटर रहेगा। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर ब्लू हो जाए। तो आज अब आपकी पहली जो प्रॉपर्टी आप सीख रहे हैं वो है कलर, COLOR। तो ये अमेरिकन इंग्लिश में COLOR बोलते हैं, तो वहीं से इन्होंने किया है, उसका स्पेलिंग COLOR। और आप कलर में ऐसे लिख देंगे कलर और कलर का नाम ब्लू, और यहाँ पे ऐसे सेमीकोलन लगा देंगे। ये हो गई इस टैग को दी गई एक प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने H1 टैग को एक CSS प्रॉपर्टी कलर असाइन की है और उसकी वैल्यू ब्लू रखी है। ये ठीक है, उसकी वैल्यू ब्लू रखी है। इसका मतलब क्या है, और अब इसको करके देखते हैं रीलोड। ये देखिए ये ब्लू हो गया।
तो ये जो कलर होता है ये फॉन्ट कलर है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कलर। और लिखते कैसे? कलर कोलन, यहाँ पे कलर का नाम, जो भी कलर का नाम है, और सेमीकोलन। ये एक प्रॉपर्टी। अब सपोज कीजिए हम कहते हैं कि कलर हमने कलर हमने ये रख दिया, हम चाहते हैं कि फॉन्ट साइज जो है इसका वो 22 पिक्सल हो जाए। ठीक है, वी वांट कि फॉन्ट साइज इसका 22 पिक्सल हो जाए, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी इस सेमीकोलन के बाद लिख देंगे। चाहे आप उसी लाइन में लिख सकते हैं, चाहे आप उसी लाइन में लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे एंटर मारिए और यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सो ये हमारा कलर और फॉन्ट साइज हो गया। ठीक है, अगर हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में हमको कोई पर्टिकुलर टाइप की फॉन्ट फैमिली, जैसे हमने लिख दिया वेरडाना या वरदान, व्हाटएवर, सो ये हो गया। एरियल एक फॉन्ट फैमिली होती है, कॉमिक सेंस एमएस होती है। तो फॉन्ट फैमिली के नाम हम लोग यहाँ से जाइए फॉन्ट में, नोटपैड में, और यहाँ फैमिली में इतनी फैमिली आपको पता लगेगी, कैंडारा, सेंचुरी, सेंचुरी गॉथिक, ऐसे ये सब फॉन्ट फैमिली के नाम है। ठीक है, कॉमिक सैंस एमएस, गैडुगी, जॉर्जिया, और आप गूगल पे ऐसे ही सर्च कीजिएगा व्हाट आर कॉमन फॉन्ट फैमिली नेम्स, आ जाएगा। सो ये हमने लिखा। तो कलर नेम, कलर का नाम मान लीजिए हमने लिख दिया ग्रीन, फॉन्ट साइज लिख दिया 22 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली लिख दिया वेटाना। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे टैग के अंदर ही हमने एक ऐसी सारी प्रॉपर्टी लिख दी, और इसको जब हमने रन किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे वो ग्रीन हो गया, और उसका फॉन्ट फैमिली भी बदल गया और फॉन्ट साइज भी बदल गया। ओके, ये हो गया इन लाइन सीएसएस। इसी तरीके से हम पी के ऊपर पैरा, और जो कुछ भी हमने यहाँ अप्लाई किया वो जो है हमारे पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुआ। ओके, क्योंकि पैराग्राफ टैग को तो हमने कोई स्टाइल नहीं दिया है। अगर सपोज कीजिए हम यही पूरा टैग, ये पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ बॉडी में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वी कॉपी द एंटायर कोड हेयर और बॉडी में पेस्ट कर दिया, तो देखिए क्या होएगा, जो पूरा बॉडी है उस पे ही अप्लाई हो जाएगा। यानी कि बॉडी में जो जो एलिमेंट आ रहा होगा उस पे, तो जो कुछ भी हम बॉडी में अप्लाई करेंगे वो ग्लोबली सारे टैग पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, हम अभी इसको कॉपी कर लेते हैं वापस, यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग एक एक बात को समझेंगे। तो पहले हमने समझा कि टैग को किस तरीके से हम सीएसएस प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। सेम इसी तरीके से आप पी को भी दे सकते हैं, पी स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने कह दिया मान लीजिए फॉन्ट फैमिली, और मैं एक नाम ऐसे लिख ले रहा हूँ कॉमिक सेंस एमएस, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये जब हमने इसको लोड किया तो आप देखेंगे इसका फॉन्ट अलग, इसका फॉन्ट फैमिली अलग हो गया, साइज वगैरह सब अलग अलग हो गया। तो ये हो गई एक बात। अगर मान लीजिए मैंने बॉडी को कहा होता बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली, या मैंने कहा होता फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बॉडी को कहा कि बॉडी में जो भी चीज लिख के आएगी उसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल होगा। H1 को कहा कि आपका फॉन्ट साइज 22 होगा, और पी टैग को केवल हमने एक ही प्रॉपर्टी बताई कि तुम्हारी फॉन्ट फैमिली बदल जाएगी। जब इसको लोड किया तो इसने तो वो बात अच्छे बच्चे की तरह मान ली,
इसने वो बात नहीं मानी। ये 22 पिक्सल का 22 पिक्सल ही रहा और ये 10 पिक्सल बन गया। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 14 पिक्सल तो ये फिर बन जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टाइल हमने सबसे पहले असाइन की या जो स्टाइल हमने सबसे पहले अप्लाई की बॉडी के ऊपर, H1 में वो स्टाइल ओवरराइड हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी फॉन्ट साइज था और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन स्टाइल टैग होगा वो प्रायोरिटी वाइज उस ग्लोबल को ओवरराइड कर देगा। ओके, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी कि cascading rules. CSS rules cascade, meaning styles applied later can override earlier ones. जो स्टाइल बाद में अप्लाई की गई है वो पहले की स्टाइल को ओवरराइड कर देंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार आप परेशान हो सकते हैं, यार मैंने तो बॉडी में ये लिखा था मगर फिर भी इस एलिमेंट पे वो क्यों नहीं कॉपी हो रहा है। सो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो इसलिए नहीं कॉपी हो रहा है क्योंकि वो ओवरराइड हो गया है। ओके, सो इसलिए तो ये याद रखना पड़ेगा। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड सो फार कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं? कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? या विद thumbs up you can, yeah, if anyone has a doubt they can ask. Okay, so we will, yeah, हाँ, सर में सीएसएस लिखेंगे हाँ, वो पहले लिखे हुए सीएसएस को ओवरराइड कर देगा। यस, तो जैसे कि इनलाइन सीएसएस लिखेंगे उसको तो हाँ, सर इंटरनल सीएसएस ओवरराइड कर देगा। यस, इंटरनल सर सीएसएस जो वैसे लिखेंगे उसे इनलाइन सीएसएस ओवरराइड कर देगा। अ, नहीं, जैसे कि इनलाइन सीएसएस पहले लिख ली और इंटरनल सीएसएस बाद में लिखी ऊपर से नीचे आइए तो डॉक्यूमेंट में, आप जो पहले अच्छा और सर। बाद में सोच रहे हैं वो टाइमिंग वाला पहले और बाद में नहीं है। ठीक है, ये यस यस सर। डॉक्यूमेंट के ऑर्डर में है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को टॉप से बॉटम पढ़े, काइंड ऑफ ये तुम्हारा सवाल अच्छा ही है कि पहले और बाद पे जो हम बोल रहे हैं तो वो जो है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए ये हमने नेटिव इस टैग को सीधे बताया, ठीक है, तो ये बाद में आया, राइट। अगर मान लो मैंने एक बार लिखा फॉन्ट साइज 22, एक बार लिखा फॉन्ट साइज 62, ओके, तो ये कौन सी बात मानेगा, राइट। यहाँ पे तो जो लिखा, तो जब हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे ये, तो जो भी लेटर लिखा होता है वो लेटर इन द सेंस कि जो लास्ट लाइन में लिखेगा, यानी कि इस टेक्स्ट के सबसे करीब जो स्टाइल या प्रॉपर्टी होगी इसको ये पहले करेगा। और आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक दो और एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं ना जिसके थ्रू हम ग्लोबली कोई चीज लिख के उसको अप्लाई करा सकते हैं, इवन दो अगर उसको कहीं और डिफाइन भी किया गया है। सो वी विल लर्न दैट आल्सो। इज इट क्लियर? आपका डाउट यस क्लियर? सर। ओके, सो ये अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा, ये हम लोगों ने सीखा इनलाइन सीएसएस, ठीक है, और हमने ये सीखा कि बॉडी पे जो भी हमने अप्लाई किया फिर जो टैग्स के बीच में हमने अप्लाई किया वो बदल गया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक और हेडिंग टैग है या मेरे पास और पैराग्राफ टैग्स है, ठीक है, एक पैराग्राफ ये एक पैराग्राफ ये। सो
ये तीनों पैराग्राफ हैं, ठीक है। मान लो मैं सबको एक एक कलर असाइन कर देता हूँ। ये कलर ब्लू है, दिस इज कलर ब्लू। इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है, और इसका कलर रेड है। अभी मैं समझाता हूँ ये सब क्या हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग के पास अब 4 स्टाइल टैग्स हैं। 2 का कलर ब्लू है, 2 का कलर रेड है। तो आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने फिर एक टैग यहाँ पे बनाया पी, और पी को क्लोज किया, ओके। और यहाँ पे क्या, हेलो, कुछ भी लिख दिया मैंने, हेलो व्हाटएवर। तो जब इस टैग को हम देखेंगे तो ये ब्लैक है। तो हमें अगर इसको ये वाली स्टाइल देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा ना। डू यू गेट दिस और नॉट? सो ये पूरा जो हम कॉपी कर रहे हैं कुछ, और इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि कलर ब्लू है, फॉन्ट फैमिली वर्डाना है, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग और कि जो है फॉन्ट साइज मान लीजिए इसका 14 पिक्सल है। तो प्रॉपर्टी तो एक क्या 50 लाइन की भी हो सकती है, मतलब 50 प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां ब्लू आ रहा है वहां वहां सब दोबारा जा जाके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये आएगा। और मान लीजिए डिजाइन करते वक्त फिर नीचे एक पी टैग आया, तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसे कॉपी करना पड़ेगा, ओके। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि बार बार हमको पैराग्राफ टैग्स पे वो चीज़ कॉपी करनी पड़े, तो मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक नया पेज बनाते हैं, तो इसको हम लोग डिज़ाइन 2 बोलते हैं, ठीक है। डिज़ाइन 1 जो हमने बेसिक चीज़ें सीखी, नाउ वी आर ऑन डिज़ाइन 2, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कहेंगे सी एस एस इंटरनल। अभी हम सीखेंगे कैसे। तो हम क्या करें, और इससे आपको नहीं लग रहा है कि मेरा कोड कुछ ज़्यादा ही मेसी लग रहा है, राइट। कोड जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तो कोड बड़ा साफ साफ नजर आ रहा था। अब हम लोग ने इतनी सारी स्टाइल विस्टाइल सारी इतनी सारी लिख दी, कोड थोड़ा सा मेसी लग रहा है। रोनाल्डो नहीं लग रहा है, मेसी लग रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टाइल टैग लिया, और स्टाइल टैग हम हेड में लिखते हैं, ओके। सो वी राइट द स्टाइल टैग इन हेड, इनसाइड हेड, क्योंकि ये टैग ब्राउजर को समझाना है कि भैया हम ये स्टाइल दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसा जैसा अप्लाई करते जाओ, तो ब्राउजर अपने आप वो ढूंढ ढांड के अप्लाई करता रहेगा। सो इसमें हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा बॉडी, और बॉडी को हमने ऐसे, बॉडी के आगे 2 ऐसे लगाए करली ब्रैकेट्स, ओके। करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज का मतलब है कि पूरी बॉडी को जो स्टाइलिंग हम दे रहे हैं, यानी पूरे बॉडी टैग को जो हम स्टाइलिंग दे रहे हैं वो हम इसमें लिखेंगे। तो बॉडी को हमने क्या लिखा था कि बॉडी को कहा था कि फॉन्ट साइज हो जाए, या हम बॉडी को ये भी कह सकते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ हो जाए, ठीक है। एक और वेबसाइट आप लोग को बताते हैं, इस वेबसाइट का नाम है HTML कलर कोड्स। सो ये जो HTML कलर कोड्स .com वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपने मनपसंद कलर को ले सकते हैं। कई बार कोई ब्रांड आता है, कहता है कि हमारे ब्रांड गाइडलाइन का कलर होना चाहिए। तो जब हमने इस कोड को कॉपी किया, जब कोड को ऐसे इस कलर को बनाया इस मिक्सर का यूज करके, तो हमें कोड के नाम तो नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है, पर कोड का एक हेक्साडेसिमल कोड दे रहा है, ठीक। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया भर में, या जब हम वेब डेवलपमेंट करें तो जितने भी कलर हैं
हम यहाँ पे हर कलर बना सकते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों कलर है। सो जो भी कलर हम रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लो ये येलो कलर रखना चाहते हैं, तो हर कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है जिसमें हैशटैग के साथ 6 कैरेक्टर होते हैं। और आपने पढ़ा होगा अपने नंबर सिस्टम्स में कि हेक्साडेसिमल में 1 0 to 9 डिजिट्स हो सकती है हर कैरेक्टर में, या ए से लेके एफ तक की उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ए से एफ। चाहे मैं जो भी करूँगा आपको ए से एफ के बीच में ही दिखेगा। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेक्साडेसिमल। आगे मैं ये भी बता दूंगा ये आरजीबी और एचएसएल क्या है। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, यानी रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर बना सकते हैं दुनिया का, ठीक है। उसमें ऐसा है, थोड़ा लाल, थोड़ा ग्रीन, थोड़ा नीला मिलाओ और दुनिया का कोई भी कलर बन जाएगा। वो आगे सीखेंगे। तो हमने बैकग्राउंड कलर ऐसे हैशटैग ये लगा दिया, ये कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। तो अब हमने बॉडी टैग के आगे से स्टाइल को हटा दिया। देखो यहाँ हमने लिखा था, यहाँ हमने हटा दिया। क्या वो मेरी बात मानेगा? लेट्स चेक। तो इसको कहते हैं डिजाइन टू, ओपन कर देते हैं। ये देखिए वाला कलर आ गया जो हमने यहाँ पे मिक्स करके बनाया था। सो ये हो गया हमारा बॉडी कलर। ये हमने जो सेलेक्ट किया है, जो भी हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, इसे हमने कहा कि ये टैग सेलेक्टर है। ओके, यानी हमने सीधे सीधे एक टैग को ही सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे इस पेज में एक होता ए, या एक पैराग्राफ हमने ऐसे लिखा है, इसका नाम रख देते हैं नो स्टाइल पैराग्राफ, ऐसे लिख देते हैं, इसमें कोई स्टाइल नहीं लगाई है। और हमने इसमें एक पी को सेलेक्ट कर लिया कि हमने कहा जितने भी पैराग्राफ हैं हमारे पेज पे, जितने भी, ये पी लिखने का मतलब है जितने भी पैराग्राफ है हमारे पेज पे, उन सब का कलर यानी फॉन्ट कलर कर दो। और फॉन्ट कलर कुछ बना लेते हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं। तो उन सब का फॉन्ट कलर ये कर दो, ऐसा। तो ये कलर आप चाहे तो जो कॉमन नेम्स है, रेड येलो ग्रीन ब्लू सियान दिस दैट, तो पाउडर ब्लू ये सब होते हैं, कभी लिस्ट हम लोग ढूंढ लेंगे। मगर इसका क्या मतलब है कि हमने कहा कि जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको ये कलर कर दो। हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं? 1 2 3 4 5 है। तो छयों के छयों को ये कलर हो जाना चाहिए। तो हमने कहा सबको कर दो, पर केवल एक हुआ, केवल एक हुआ, देखिए बाकी सबने वो बात ही नहीं मानी, क्योंकि वो सब अपनी अपनी स्टाइल पकड़े हुए हैं। और वही जो कास्केडिंग वाली बात आ रही है कि उन लोगों को क्योंकि उनकी स्टाइल डिफाइन की गई है तो वो ये ग्लोबल बात नहीं मान रहे, ठीक है। सो ये याद रखेगा कि इस तरीके से हम उस पेज में मौजूद हर टैग को पकड़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए और कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, तो ए का मतलब हो जाएगा एंकर टैग, और जितने भी एंकर टैग लगे होंगे, हाइपरलिंक टैग लगे होंगे, उनको अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक चीज। अब क्योंकि हमारे पेज में H1 लगा है, तो हम H1 को यहाँ से उठा लेते हैं, H1 को भी खाली कर देते हैं और कह देते हैं कि जितने H1 हैं उनको ये स्टाइल दे दो, ठीक है। तो जब हम इसे लोड करेंगे तो ये स्टाइल आ जाएगी। अगर नीचे भी हम जाके एक H1 बढ़ा देते हैं लास्ट में, इफ वी ऐड वन H1 टैग, तो इसको मान लीजिए हम कह देते हैं कि माई कंपनी इज द बेस्ट, ऐसे कुछ भी लिख देना। तो ये दो H1 टैग है हमने लगा, तो वो भी वो बात मानने लगा। तो हमने तो खाली H1 कहा था ना यहाँ पे,
तो जितने भी H1 है वो सारी बात मानने लगेंगे। तो ये जो है कहलाता है CSS। और यहाँ पे CSS में हम इस तरीके से जो HTML के टैग होते हैं उन टैग के नाम ले लेते हैं। किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अच्छा अगर H2 लगा दिया तो क्या H1 वाली बात H2 मानेगा? तो जैसे हम कहते हैं ये तो H2 नहीं मान रहा है, वो कह रहा है हम तो यही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने H1 को ही डिफाइन किया था। ठीक है, सो ये हम लोग आगे समझेंगे। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है? जब हम लोग CSS में सीधे सीधे टैग को ही यहाँ पे डिफाइन कर दे, टैग का नाम, तो टैग का नाम लगाने से क्या होता है, उस चाहे उस तरीके के 50 टैग हो हमारे वेब पेज पे, 50 के 50 टैग जो हैं वो यहाँ पे आने लगेंगे। ठीक है, सो 50 के 50 टैग पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखिएगा। और आप ही इसे बेहतर तरीके से रीड कर सकें इसलिए ऐसा आप इंडेंट लगाइए, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, और बीच में ऐसे जो आप प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उन सबको एक इंडेंट पे रखिए, तो इससे होगा। तो ये हो गया स्टाइल टैग। ओके, अब इसके अलावा एक और सेलेक्टर की हम बात करते हैं, वो सेलेक्टर हमारा है क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अभी हम उसको भी दिखाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये जो कलर ब्लू फैमिली वर्डाना फॉन्ट 14, कलर ब्लू फैमिली वर्डाना फॉन्ट 14, ये कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते, या तो हम P भी दे सकते, पर P हम देंगे तो ये वाले बदल जाएंगे। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जिसको हमने लिखा था P स्टाइल, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं P क्लास इज इक्वल टू, क्लास का मतलब है एक तरीके की परिभाषा या एक तरीके का ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नाम जो एक टाइप के चीजों को डिफाइन करता हो। तो हमने इसको कह दिया क्लास इज इक्वल टू नीले वाले, या नीले कह दिया। हम ये नीले इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये किसी, ऐसा नहीं है कि इसके कोई प्री डिफाइंड नाम है। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, प्रांशु लिख सकते हैं, दुर्गेश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कह दिया पी क्लास इज इक्वल टू नीले, और जितने ये लाल वाले थे इनको कह दिया पी क्लास इज इक्वल टू लाल। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, जितने लाल वाले थे सबको कर दिया पी क्लास इज इक्वल टू लाल, इसको भी कह दिया पी क्लास इज इक्वल टू लाल। और यही से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है कि आप देखो, हमको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे हमको वही चीज बार बार लिखनी पड़ रही थी, जो कि प्रोग्रामिंग के रूल के लिए अच्छा नहीं। आप वही लाइन ऑफ कोड बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 पैराग्राफ्स हैं, तो आप 3 3 लाइन बार बार लिख रहे हैं, बार बार। उसकी जगह आप देखिए कोड ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं। डू यू अग्री विद दिस और नॉट, कि अब कोड हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है एटलीस्ट एज कंपेयर टू दिस, कि ये लिखा राइट, मेनी पीपल गिव थंब अप। तो अब हमने जो नीले और लाल करा उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि नीले और लाल नाम का कोई टैग तो नहीं है, तो हम उसे सीधे नहीं बुलाते हैं। तो क्लास को सॉरी, क्लास को सेलेक्ट करने के लिए लिखते हैं डॉट। ठीक है, सिद्रा अंसारी इज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, देखिए हमने पहले कोड को ऐसे लिखा था। ठीक है, ऐसे, जब हमने कोड को ऐसे लिखा था तो इसमें 3 लाइन की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और यही कोड यहां रिपीट भी हो रहा है, यानी वही 3 लाइंस यहां आ रही।
अगर मान लीजिए नीचे और 4-5 नीले वाले पैराग्राफ आएंगे जिनका कलर ब्लू होगा, फॉन्ट फैमिली वर्डाना होगा, अगर वो आएंगे तो क्या होगा, हमें यही 3-3 लाइन या 6-6 लाइन बार बार रिपीट करनी होंगी। ये चीज आपकी समझ में आई या नहीं? अगर मान लीजिए मुझे, यस, ओके, अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये लाइन हम एक जगह लिख दें और उसको बस कॉल कर लें, ठीक है, जैसे फंक्शन एक बना दें और उस फंक्शन को बस कॉल कर लें, तो क्या होएगा कि वो सारी प्रॉपर्टी चली आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने नीले वाले थे सबको नीला नाम दे दिया, जितने लाल वाले थे सबको लाल नाम दे दिया। अब हम ऊपर क्या कर रहे हैं, डॉट नीले और डॉट लाल ऐसे नाम से दो क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास लिखा है, क्लास, ये कोई टैग नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ टैग। टैग होता तो हम सीधे बुला लेते उसको, ऐसे जैसे उसका नाम लिखते और उसकी प्रॉपर्टी लिख देते, पर ये हमारे द्वारा डिफाइन किए गए कुछ टर्म्स हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं, तो हमने लिख लिया ऐसे, तो उसके आगे डॉट लगेगा। आज का आपका जो याद रखने का पहला पॉइंट है वो ये है कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ क्लास यू विल यूज अ डॉट, ठीक है, क्लास के लिए डॉट, और दूसरा होता है आईडी, आईडी के लिए हैशटैग, वो आगे पढ़ेंगे। और हमने नीले वालों की प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन कर दी कि जो नीले हैं वो ऐसे रहेंगे और जो लाल हैं उनका कलर लाल रहेगा, रेड। अब ये समझ में आ रहा है, तो हमने कह दिया नीले नीले हो जाए, लाल लाल हो जाए। तो अब क्या होगा, ये नीला नीले ये ऊपर पढ़ेगा कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, और वो वैसा बिहेव करेगा, तो यू विल सी नो चेंजेस। जैसा मैंने रिलोड किया देन ऑल्सो नो चेंजेस, क्यों, क्योंकि उसकी जो ऊपर उसको परिभाषा मिल गई है ना। सो ये तरीका है, इस तरीके से हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को, रिमेंबर यहाँ तो हमने तीन ही लिखी है, एक्चुअली में एक टैग के ऊपर 25-30 लाइंस भी हम लोग कई बार अप्लाई करते हैं कि ये टेढ़ा हो जाए, सीधा हो जाए, काला हो जाए, पीला हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज होंगी और अभी हम लोग सीखेंगे। तो एक टैग को हम लोग कई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका कि उस टैग को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दें। अब यहाँ से एक और खास फायदा ये होता है, अब अभी मान लो ये रेड वालों को हम फॉन्ट फैमिली देना चाहते हैं कॉमिक सैंस एमएस मान लो, तो हम एक जगह अप्लाई करेंगे और यहाँ जितने भी उस क्लास के मेंबर होंगे, देखिए सब पे अप्लाई हो गया, तीनों पे। अदरवाइज हमें क्या करना होता, ये सब पे जा जाके अप्लाई करना पड़ता। इस तरीके से अब हम एक जगह से ही, इसी को तो रिमोट कंट्रोल कहते हैं ना, एक जगह से ही बैठ के हम उस क्लास के सभी मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि जितने भी ये नीले वाले टैग हैं इसका बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का हो जाए, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो वो कह रहे नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, और हम कहते 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो जाए, ऐसा कहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन की। तो जितने भी नीले वाले हैं सबका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो गया, ठीक है। हम कहते हैं अच्छा डॉटेड वाला होगा क्या, डॉटेड ब्लैक ऐसे करके, तो उन्होंने कहा ये देखिए डॉट्स आ गए, इफ यू कैन सी। सो ये हम लोग के एक एक चैप्टर्स होंगे या सब चैप्टर्स होंगे कि हाउ टू कंट्रोल बॉर्डर्स, हाउ टू कंट्रोल बैकग्राउंड, यू नो, हाउ टू कंट्रोल कलर, हाउ टू कंट्रोल फॉन्ट,
इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मगर आज आप लोगों को सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है। देयर आर 2 पेजेस क्रिएटेड हियर। एक पेज में हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी CSS प्रॉपर्टीज हमें उस HTML एलिमेंट को अप्लाई करनी है, वो सारी हमने उसी के इन स्टाइल या इन लाइन लिखी है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। यहाँ पे स्टाइल टैग्स का एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे स्टाइल एक टैग है जिसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हम डिफाइन करते जाएंगे उनकी लिखते जाएंगे प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कंट्रोल यू किया तो इसमें आपको दिखेगा। अब एक CSS लाइन ओपन करता हूँ, ये CSS है। मुझे पता है आप लोगों को सबको एक ही बार में देख के समझ आ गई पूरी, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया। खैर, ये CSS है, मिनिफाइड CSS है। तो CSS की जर्नी में अभी हम लोग को बहुत आगे बढ़ना है। पर मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊं, जैसे हर चीज के लिए इन्होंने CSS लिखी हुई है, ठीक है। CSS को भी इन्होंने देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली छोटा छोटा देखें तो ये सब लिखा है, फॉन्ट फैमिली, कुरियर प्राइम, फिर इन्होंने ऐसे सब डिफाइन किया, चैट विंडो, वेबकिट, स्क्रॉल बार। ये देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये मिनिफाई कर दिया गया है, इसको छोटा बना दिया गया है। तो क्योंकि अगर हम CSS को एक्सपैंड करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है देखिए, CSS को एक्सपैंड करके लिखते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस लेती है। पर यहाँ तो हज़ारों लाइन की CSS है और ज़्यादा स्पेस लेगी, तो उसको मिनिफाई कर दिया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मिनिफाइड CSS कम स्पेस लेती है और मिनिफाइड CSS जो होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्योंकि मिनिफाइड CSS जब हम लगाएंगे तभी हमारा पेज फास्ट लोड होगा, यू नो। एक्सपेंडेड CSS लगाएंगे तो स्लो लोड होगा। तो अब हमें इस CSS में बहुत कुछ पढ़ना है। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी CSS की। ये पूरा वीडियो रहेगा आपके पास, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस अबाउट इट। और आप ये HTML कलर कोड का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स बनाइए। जो इसके पहले आपने टेबल सीखे हैं, तो टेबल में जैसे TH में लगा के देखिए, TD में बेसिकली लगा के देखिए। इसके पहले आपने फॉर्म सीखे हैं, ठीक है, लिस्ट सीखी है। तो लिस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट क्लास दे के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दे के अलग अलग रंग का बनाना सीखिए। ये सारा कुछ आज आपका होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट रहेगा। एंड आफ्टर दिस जस्ट कम बैक एंड टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द CSS सिंटैक्स, जहाँ पे CSS के और सेलेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे H1 सीखा, फिर हम लोग सेलेक्टर सीखेंगे जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट, ठीक है। टाइप सेलेक्टर वो स्पेसिफिक टाइप का टैग सीखेगा जो हमने सीखा। क्लास सेलेक्टर भी हमने सीखा जो किसी क्लास को सीखेगा। आईडी सेलेक्टर सीखेंगे और ग्रुप सेलेक्टर सीखेंगे। मान लो हमें H1, H2, H3 तीनों को इकट्ठे एक डार्क ब्लू बनाना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ये लिंक भी शेयर करूंगा, तो इसको भी आप पढ़िए। और जो आज के हम लोग ने कोड की बनाए हैं इसको भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग ये सारा भी बनाइए। एंड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। CSS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CSS सीखने के बाद ही हम लोग बूट स्ट्रैप सीख पाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए और अगर कोई डाउट है तो बताइए।